डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, पावर स्ट्रक्चर क्या है। हर एक लीडर अलग होता है, राइट। तो उसकी अपनी क्या स्किल्स हैं जो उसकी ज़्यादा अच्छी हैं, स्ट्रेंथ्स हैं, वो उसको एक लीडर बनाता है। क्योंकि मुझे एक स्टेप लेके आगे बढ़ना है, मुझे रुकना नहीं है, इवन दो मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम्स आए। ग्रास रूट लेवल पे मोहल्ले गली मोहल्ले में जाके काम करने वाले लोग महिलाएं होती हैं, पर जब मैं उसी हायरार्की में लीडरशिप में देखती हूँ पोजीशंस में, तो वहाँ थोड़े से मर्द ज़्यादा है। पोटेंशियल बहुत होती है विमेन के अंदर, बट जो हमारी सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन विमेन से होती है वो हायर है। तो विमेन के लिए उतना टाइम निकाल पाना अपनी स्किल्स को ग्रो करने के लिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, अपने एफर्ट्स को लगाने के लिए वो कम हो जाता है। बहुत ज़्यादा हाई एस्पिरेशंस और ये सब मत रखो। और जो करती हैं ऐसी लड़कियां, उसमें उनको कम्युनिटी में काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं कि ये रिबेलियस हो रही हैं या ये मॉडर्न बन गई हैं, ज़्यादा बोल रही हैं। आपकी लव मैरिज हुई है, कई सालों तक आपने अपने पेरेंट्स को मनाया, क्या थॉट प्रोसेस था वहाँ पे जिसके लिए वो टाइम लगा आपको ब्रेक करने पे। और घर से ना भाग के या उनसे लड़ाइयाँ ना करके, तो कोई तमाशा ना करके मैं कैसे उसको कर सकती। उसमें बिगेस्ट लर्निंग ये थी कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है, जो आज के टाइम में मुझे बहुत मिसिंग लगते हैं, क्योंकि सबको जल्दी जल्दी चाहिए सब चीज़ें। हाय, स्वागत है आपका आज के होपफुल टॉक्स में। आज के गेस्ट हैं हमारे उमा दी। वेलकम उमा दी, कैसे हैं आप? अच्छी हूँ। तो जिन लोगों को पता नहीं है आपके बारे में, थोड़ा अपने बारे में कुछ बताइए। तो मैं मंजिल में काम कर रही हूँ अभी 4.5 ईयर्स से। मैं एज टीम लीड हूँ, बट मंजिल इज़ लाइक अ सेकेंड होम। मंजिल 20 साल पहले मैंने ज्वाइन किया था और एज अ स्टूडेंट ही मेरी जर्नी शुरू हुई थी मंजिल से। और आज मैं टीम के साथ काम करती हूँ ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको रन करने में। उसके अलावा मैंने ग्रेजुएशन की है। 2009 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी, बट जब मंजिल आई और मंजिल में आके लर्निंग की जो अप्रोच मुझे दिखाई दी और सीखने में कैसे मज़ा आता है, जो मुझे अपने गवर्नमेंट स्कूल में कभी नहीं मिली, उसके बाद मुझे ये लगा कि अब मुझे आगे पढ़ना है कुछ। और कुछ क्या पढ़ना था, मैं सोशल सेक्टर में आ गई और इसी सेक्टर में मेरे को अब मन है कि मैं रहूं और काम करूं। तो मैंने मास्टर्स अब शुरू करी है पढ़ना। फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ और सेकेंड ईयर में कर रही हूँ। एंड उसके अलावा मेरी एक बेटी है 8 साल की, स्कूल जाती है। मैं सेकेंड ईयर में, वो सेकेंड क्लास में है स्कूल में। दोनों साथ में पढ़ रहे हैं। दोनों साथ में पढ़ रहे हैं। तो या तो इट टेक्स अ लॉट, इतना लंबी जर्नी के बाद। तो जैसे आपने कहा कि आप टीम मैनेज करती हैं, अभी टीम लीड हैं, तो कितने लोगों की टीम है और क्या मैनेजमेंट रहता है और क्या इम्पैक्ट है इसका? मंजिल में जब मैंने ज्वाइन किया एज टीम लीड तो 10 की टीम थी हमारी। 10 के साथ मैं काम कर रही थी। अभी वो इसी साल में एक्सटेंड होके और थोड़ी टीम बढ़ रही है, तो अभी देर आर अबाउट 15 टीम मेंबर्स जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ, जो फुल टाइम है। और वो पीयर टीचर्स के साथ काम करते हैं, जो हमारी एक्सटेंडेड टीम है, जो क्लासेस रन करते हैं मंजिल के अंदर, जो मेन क्लासेस हो रही हैं। तो देर आर अबाउट 45 ऑफ अस इन टोटल इन द टीम। तो उनके साथ मैं काम कर रही हूँ। अब जो टीम के साथ काम करते हैं उसमें यह है कि क्योंकि मंजिल एक अपना स्पेस है, राइट, और वहाँ बहुत अपनापन फील होता है, होमली फील होता है। तो जब हम साथ में काम करते हैं तो वो ऑफिस वाली जो फीलिंग होती है ना, कि एक बॉस है और उसके अंडर में लोग काम कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहा है बॉस और फॉलो कर रहे हैं, वो वाला कल्चर नहीं है। और वो हमें रवि भैया से मिला है। रवि भैया जिस तरह से हमें हमारे को डील करते हैं, हमारे साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसी तरीके से हम जो टीम मेंबर्स हैं वो फर्दर उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो वो एक फीलिंग मेरे को लगता है कि मैं भी आई एम वन ऑफ देम, क्योंकि मैंने उनके साथ अपनी जर्नी शुरू करी मंजिल में। और सबकी अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ होती है और स्किल्स होती हैं। तो मेरे अंदर शायद एक वो लीडरशिप स्किल्स थी जिस वजह से मेरी लाइफ की जर्नी ने मुझे यहाँ जहाँ पहुँचा दिया कि जिनके साथ मैंने अपनी जर्नी शुरू करी, उनके साथ अलग अलग एक्सपीरियंसेस करके मैं आज ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर पा रही हूँ और उन्हीं के साथ काम कर रही हूँ इसको आगे लेके जाने में। तो जैसे आपने भी बोला कि मंजिल इज़ लाइक अ फैमिली टू यू, इट्स अ फेमिलियर स्पेस। तो बीइंग अ टीम लीड इन अ वेरी फेमिलियर स्पेस, हाउ डू यू नेविगेट ऐसे डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, पावर स्ट्रक्चर क्या है, और फिर आपको कैसे पता चलता है कि अगर मैं एक डिसीजन ले रही हूँ या फिर हम किसी चीज़ पे बात कर रहे हैं, बड़ी टीम है, हाउ डू यू
realize कि this person is here and this person is not. How do you manage that disbalance? सो मंजिल जैसे सेटअप में ये क्वेश्चन एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे लिए एज टीम लीड, क्योंकि बहुत इनफॉर्मल सेटअप है और हमारा कल्चर भी इस तरीके से कि हम चाहते नहीं है बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होके काम करना, और उसकी नीड भी नहीं लगती हमको, क्योंकि सबके अंदर ही एक वो बिलोंगिंगनेस है और बहुत वैल्यूज़ और कल्चर के साथ हम मोस्टली अलाइन करते हैं। और इनफैक्ट हमारे सिलेक्शन प्रोसेस में भी हम इस तरीके से अभी कर रहे हैं कि हम समझ पाएँ कि कौन कितना कल्चर फिट हो पा रहा है। वो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। स्किल्स किसी को आए ना आए वो हम सिखा सकते हैं, बट अपनी वैल्यूज़ को जीना और मंजिल के कल्चर के साथ फिट होना वो हम किसी को सिखाएं वो थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा क्या बहुत मुश्किल है। तो टीम में जब मैं काम करती हूँ और डिसीजन मेकिंग होती है तो सबको पता है ये कि एक तो मैं पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स को और कामों को बिल्कुल डिवाइड करके रखती हूँ। उसकी ब्लर्ड है थोड़ी बाउंड्री, बट फिर भी उसको मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि वो सेपरेट रहें। तो मैं पर्सनली किसी के साथ कैसी हूँ और प्रोफेशनली कैसी हूँ वो शायद बहुत अलग पर्सनालिटी दिखे उस पर्सन को दोनों साइड से। तो बीइंग अ टीम लीड, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे ट्रस्ट करके वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैं खरी उतरूँ उसके लिए मुझे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ही वो हैट पहन के ऑपरेट करना होता है। तो वो मैं करती हूँ और उसके लिए मैं काफ़ी वल्नरेबली शेयर करती हूँ अपनी टीम से कि देखो पर्सनली मैं शायद ऐसा ना चाहूँ और मैं ना करूँ, बट क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में हमें सबको साथ में लेके चलना है, मेरा ये डिसीज़न है इसमें। ऑल्सो डिसीज़न मेकिंग जो है वो इंडिविजुअली नहीं होती है, मेरी डिसीजन मेकिंग मोस्टली कोर के साथ होती है। डिफरेंट लेवल पे डिसीजन मेकिंग होती है, रवि भैया और मेरे बीच में कुछ डिसीजन मेकिंग होती है, मेरे और को टीम मेंबर्स के साथ कुछ होती है, एंड फिर को टीम के साथ साथ अब एक एक्सटेंडेड सपोर्ट टीम भी है, तो कुछ डिसीजंस उनके साथ मिलके होते हैं। तो डिफरेंट मैट्रिक्स है डिसीजन मेकिंग का, उसमें एक ग्रुप है जो कलेक्टिव डिसीजन ले रहा है, सोलो डिसीजन मेकिंग बहुत कम है। हाँ, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए सेम चीज़ को, एक होता है इंसान की अपनी खुद की कोर वैल्यूज़, कुछ मॉरल वैल्यूज़ होती हैं जिनको हम जीते हैं अपनी ज़िंदगी में, और कुछ होती हैं ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़। अब ज़रूरी नहीं है कि 10 ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़ 10 मेरी कोर वैल्यूज़ हैं। तो कभी होता है कि ऐसे कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, कभी आपकी और ऑर्गेनाइजेशन की कोर वैल्यूज़ के बीच में, या फिर आपकी टीम में कुछ लोग होंगे उनकी वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी। तो क्योंकि आपने कहा ब्लर्ड बाउंड्री है दोनों पर्सनल और प्रोफेशनल स्पेसेस के बीच में, क्या कभी मिक्स होता है, कभी वो कॉन्फ्लिक्ट आता है, और आता है तो फिर हाउ डू यू रिजॉल्व देम? आता है, जो आपने बोला है वैल्यूज़ में भी क्लैश आता है, विच इज़ नॉर्मल, होता ही है। पर्सनली भी हम लोगों के बीच में वैल्यूज़ का क्लैश होता है और ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल वैल्यूज़ के बीच में भी आता है। तो उस केस में मैं यही देखती हूँ कि क्लैश में प्रिंसिपली क्या सही होना चाहिए उसको वेटेज ज़्यादा देते हुए उसके साथ हम आगे बढ़े। कभी मेरी वैल्यूज़ होंगी जो नहीं फुलफ़िल हो रही होंगी या नहीं मैच करेंगी, विच इज़ ओके। तो मुझे उसको ये समझना है कि कैसे उस वैल्यूज़ के क्लैश को एक्सेप्ट करते हुए हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि हमें साथ में रहना है। हम साइलोज़ में तो काम नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव सोच के निकालना पड़ता है कि कभी मैं एडजस्ट करूं, कभी दूसरी साइड से एडजस्टमेंट हो, और ऐसे हम आगे मूव करें, वरना हम स्टक हो जाएंगे फिर उन वैल्यूज़ के में अटक के। पॉसिबल है तो मतलब ऑडियंस को भी थोड़ा बेटर समझ में आएगा इफ़ यू कैन गिव एन एग्जांपल जहाँ पर ऐसा हुआ हो। और क्योंकि आपका काम इंक्लूड करता है बहुत सारे मतलब जो फ्यूचर लीडर्स होंगे आजकल के यंगस्टर्स को, तो दिस विल हेल्प कि कहाँ मेरी वैल्यू जहाँ क्लैश कर रही है, मैं उसको कैसे फिर भी मैनेज कर सकती हूँ अगर मेरा काम है। तो कोई एग्जांपल इफ़ यू कैन गिव। मंजिल के केस में अगर मैं बात करूं तो मोस्टली जो चीज़ें हैं वहाँ मेरी वैल्यूज़ जो है वो मैच करती है, क्योंकि मैंने मंजिल में 20 साल बिताए। उसके बाद ही मैंने डिसीज़न लिया कि मैं मंजिल में काम करना चाहती हूँ। नॉट कि मैं उससे पहले नहीं करना चाहती थी मंजिल में काम, मैं पहले से ही चाहती थी, लेकिन क्योंकि मेरी एक फ़ाइनेंशियल नीड थी और मैं घर मैनेज करती थी अपना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को कॉरपोरेट में काम करना, अपना करियर शुरू करना पड़ा। और काफ़ी टाइम बाद जब वो नीड कंप्लीट हो गई उसके बाद मुझे लगा कि अब तो मुझे वो काम करना है जिससे मुझे खुशी मिले। तो वैल्यूज़ मैच बहुत ज़्यादा है ऑर्गेनाइजेशन और मेरे बीच में, वहाँ वैल्यू क्लैश नहीं है। वैल्यू क्लैश तब होता है जब मैं टीम मेंबर्स के साथ काम करती हूँ, तो मेरी जो वैल्यूज़ हैं या ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे जो वैल्यूज़ हैं और जो दूसरे टीम मेंबर्स की वैल्यूज़ हैं, वहाँ पे क्लैश आता है। उस क्लैश के लिए, क्योंकि हम लोग डिसीजन मेकिंग ग्रुप में कर रहे हैं, तो मेजॉरिटी
के साथ हम लोग इसको डिस्कस करते हैं और फिर वो डिस्कशन के बाद एडजस्ट कर पाते हैं हम एक दूसरे के साथ। बट थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए आज जो 15-16 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे आपको देख रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा कट करके कि लीडरशिप वैल्यूज़ हैं क्या और कोई कैसे पहचाने कि उसमें ये लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, थोड़ी सी दिख रही हैं तो उसको कैसे इन्हांस करें। तो लीडरशिप एक बहुत बड़ी बकेट है। उस बकेट के अंदर बहुत सारे चीज़ें हैं जो एक लीडर को कंप्लीट करती हैं, और हो सकता है वो हर किसी के अंदर सारी चीज़ें ना हो। हर एक लीडर अलग होता है, राइट? तो उसकी अपनी क्या स्किल्स हैं जो उसकी ज़्यादा अच्छी है, स्ट्रेंथ्स हैं, वो उसको एक लीडर बनाता है। तो मैं किस तरह की लीडर हूँ, उसमें मेरे को ये लगता है कि मैं स्टार्टिंग से ही इनिशिएटिव लेना बहुत पसंद करती हूँ। मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मैं पीछे बैठूं। जब मैं ये स्कूल से शुरू हो गया, मेरे को ना पीछे बैठना, मैं बैक बेंचर नहीं थी कभी भी, मुझे हमेशा फर्स्ट बेंच पे बैठना होता था। और जब भी मेरी नेक्स्ट क्लास शुरू होती थी, तो नेक्स्ट ईयर में मैं जाती थी, तो मैं सबसे पहले स्कूल पहुंचती थी, क्योंकि मुझे फर्स्ट बेंच मिले, मुझे सबसे पीछे का बेंच ना मिले या पीछे का भी ना मिले बैठने के लिए। तो वहाँ से मुझे लगता है कि मेरी वो चीज़ें शुरू हुई कि मुझे एक स्टेप लेके आगे बढ़ना है, मुझे रुकना नहीं है। इवन दो मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम्स आए और चीज़ें मुझे रोकने की कोशिश करें या मेरे सर्कमस्टांसेस, बट मुझे आगे बढ़ाना है अपने आप को, मुझे अपने आप को नहीं दबने देना है। एक वो मेरे को लगा उसने मुझे मदद करी। और दूसरा हार्ड वर्किंग, मैं कभी गिव अप ना करना और चीज़ों को ना बोलना और थकना नहीं, लगे रहना और करना, वो मैंने सीखा है स्टार्टिंग से। तो वो जितनी हम मेहनत करते हैं, अपना टाइम हम पॉजिटिवली यूटिलाइज करते हैं, वहाँ से हम और अपने लिए क्रिएट करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ और चीज़ें। अभी थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, जैसे बहुत सारे एनजीओज़ जो होते हैं, जो नॉन प्रॉफिट सेक्टर में जनरली जो मैंने देखा है, उसमें ग्रास रूट लेवल पे साथ में मोहल्ले, गली मोहल्ले में जाके काम करने वाले लोग, जनता जनरली आर विमेन, महिलाएं होती हैं। पर जब मैं उसी हायरार्की में लीडरशिप में देखती हूँ पोजीशंस में, तो वहाँ थोड़े से मर्द ज़्यादा हैं। तो वो जब ग्रास रूट पे वो औरतें ज़्यादा हैं, वो हायरार्की में औरतें क्यों नहीं हैं? आपको क्या लगता है कि क्या होता है ऐसे, मतलब क्या अड़चन आती है बीच में कि, या चॉइस क्या होती है जो शायद आपने ली बिकॉज यू आर समवेयर, यू आर लीडिंग विद एग्जाम्पल, वो क्या डिफरेंस आता है? और हाउ वुड यू, व्हाट वुड यू सजेस्ट टू दिस 25-year-old उमा इफ़ यू गो बैक? 25 साल की अपने आप को आप क्या सलाह देंगे इसमें? तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था उस पर तो मेरा ये रिस्पॉन्स है कि मैं एग्री करती हूँ जो आपने बोला कि ग्रास रूट में तो बहुत होते हैं, लेकिन वो लीडरशिप पोजीशन तक पहुँच पाना नहीं हो पाता उतना पॉसिबल। मैंने भी ये देखा है। उसका मुझे जो रीज़न लगता है, जो मेरी जर्नी रही, उससे मैंने समझती हूँ इस चीज़ को कि पोटेंशियल बहुत होती है विमेन के अंदर भी। ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल नहीं होती, तो वो दोनों में ही है। बट जो हमारी सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन विमेन से होती है वो हायर है, और जो मेन से होती है वो मेनली फाइनेंशियल्स को लेके होती है। तो उनके लिए तो कोर होता है कि भाई काम करेंगे और अपना घर चलाएंगे। बट विमेन के लिए चाहे वो फाइनेंसिस की एक्सपेक्टेशन बन भी जाए, फिर भी उसके बियॉन्ड बहुत बहुत सारी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो स्टैंड करती हैं। तो विमेन के लिए उतना टाइम निकाल पाना अपनी स्किल्स को ग्रो करने के लिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, अपने एफर्ट्स को लगाने के लिए वो कम हो जाता है बहुत। ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया। तो वो एक चीज़ हो सकती है जो रोकती है उनको। और दूसरी ये भी हो सकती है कि विमेन को लगता है कि ये नॉर्मल है, जो दिखता है आसपास उनको लगता है कि ये नॉर्मल है और ऐसा ही होता है, और एंड दे आर सेटिस्फाइड। क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स ने, हम यही सीखते हैं हम एज विमेन कि जितना है उससे सेटिस्फाइड रहो, बहुत ज़्यादा हाई एस्पिरेशंस और ये सब मत रखो। और जो करती हैं ऐसी लड़कियां, उसमें उनको कम्युनिटी में काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं कि ये रिबेलियस हो रही हैं या ये मॉडर्न बन गई हैं, ज़्यादा बोल रही हैं, तो उस तरीके से भी लेबल उनको मिल जाता है। तो वो एक और रीज़न है जो मुझे लगता है कि इसको इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनको आगे लीडरशिप जर्नी कंटिन्यू ना करने के लिए। तो उसको कंक्लूड करने के लिए कह सकते हैं कि विमेन शुड नॉट, मतलब विमेन शुड बी मोर एस्पिरेशनल, एस्पिरेशंस अपनी हाई रखें एंड नेवर गिव अप बिकॉज ऑफ सम प्रेशर। थोड़ा इसी से क्वेश्चन डिराइव करते हुए, जितना मैं आपको जानती हूँ आपकी लाइफ जर्नी में, आपकी लव मैरिज हुई है। अभी मुझे ये स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है कि कई सालों तक आपने अपने पेरेंट्स को मनाया
तो वो क्या जर्नी थी, क्या थॉट प्रोसेस था वहाँ पे जिसके लिए वो टाइम लगा आपको ब्रेक करने पे, एंड देन हाउ डिड यू ब्रेक, एंड उससे फिर हाउ डिड यू कम ओवर, कैसे माने पेरेंट्स, एक्सेप्टेंस कैसे आई सोसाइटी में? राइट, तो इसके लिए ना बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो मंजिल को जाता है। मंजिल की वजह से मैं ये समझ पाई और सीख पाई कि कैसे मैं लव मैरिज कर सकती हूँ अपने पेरेंट्स को मना के, और घर से ना भाग के या उनसे लड़ाइयाँ ना करके, तो कोई तमाशा ना करके, मैं कैसे उसको कर सकती हूँ, है ना। तो उसके लिए मैंने टाइम दिया इस चीज़ को। तो मेरे को ये लगता है एज यूथ मैंने कुछ सोचा, मुझे कुछ करना है, तो मुझे उस पर एक्शन करना है बहुत जल्दी। मुझे रिजल्ट चाहिए एकदम से। मैंने वो नहीं सोचा कि मैंने अभी बोल दिया कि मुझे लव मैरिज करनी है और उन्होंने मना कर दिया तो अब उस पर मैं रिएक्ट करूँ, या मैं बहुत जल्दी से रिजल्ट सोचूं कि नहीं वो कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि इंसान के अंदर जो चेंज है वो बहुत जल्दी नहीं आ सकता, उसको इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, राइट। तो उसको समझते हुए मैंने उसको टाइम दिया। दूसरा मैंने ये किया कि जो वो चाह रहे हैं उसको मैं सुनूं, है ना। मेरे केस में तो ये वर्क किया, हर किसी के केस में शायद ना वर्क करे, मेरे केस में ये वर्क किया कि उन्होंने बोला कि भाई मैं और लड़के देख लूँ या और आगे वो बात कर ले। मैंने उनको बोला आप देख लो करके, अगर हो सकता होगा, मेरी डेस्टिनी में नहीं लिखा होगा तो देखते हैं क्या होता है। बट किसी और के साथ मेरा वर्कआउट नहीं हुआ, ना कुंडली मिली, ना इन्होंने किसी को पसंद किया, ना उन्होंने मुझे पसंद किया। तो यूनिवर्स में भी ये था कि मैंने नहीं किसी और के साथ जाना, यहीं पे जाना है। तो उनकी भी सेटिस्फैक्शन हो गई, उन्होंने जो एफर्ट्स लगाने थे उन्होंने वो लगा लिए, उनकी भी सेटिस्फैक्शन हो गई और उनको लगा कि यार नहीं वर्कआउट हो रहा। एंड एक चीज़ और वहाँ पे प्ले करती है कि हो सकता है कहीं ना कहीं उनके मन में ये हो कि ये कर ले शादी, लव मैरिज, और उनको प्रॉब्लम ना हो इसमें। क्योंकि जब हम मंजिल जैसे स्पेस में आए, हम सारे ही भाई बहन मंजिल को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, और वो काफ़ी बदलाव वहाँ से हम अपनी फैमिली में ले जा पाए। तो हमारे पेरेंट्स भी काफ़ी ओपन माइंडेड उस चीज़ को लेके हो गए थे। बट एक सोसाइटी का जो वो टैबू होता है ना कि भाई सोसाइटी क्या बोलेगी, या सोसाइटी से कट ऑफ हो जाएंगे, किसी और बिरादरी के लड़के से शादी कर ली लड़के ने तो कैसे उसको एक्सेप्ट करेगी कम्युनिटी। उस डर से भी, एक वो फियर भी पेरेंट्स को कुछ चीज़ें करने में मजबूर कर देता है जो वो चाहते नहीं है करना मन से। तो इन चीज़ों से मुझे लगा कि मेरे लिए ये वर्क किया और ये हो पाया। ऑल्सो एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो मैं बोलूँगी मैटर करता है वो ये था कि मैं फ़ाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी। अगर मैं फ़ाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती, मेरे पापा ने ये मुझे बोला था कि तू तू जिससे शादी कर रही है वो नहीं कमाता है, उसकी कोई रेगुलर अर्निंग नहीं है, क्योंकि वो एक म्यूजिशियन है, और म्यूजिशियन का पार्ट टाइम काम होता है और सीज़न बेस्ड भी होता है। तो घर कैसे चलाएगा वो। तो मैंने पापा को यही बोला था कि पापा मेरे को ऐसे लड़के से शादी करनी है जो मुझे समझे और मुझे प्यार दे। मुझे पैसा नहीं चाहिए जिससे मैं शादी करूँगी उससे, क्योंकि वो मेरे पास ऑलरेडी है, मैं अपना घर खुद चला लूँगी। बट मुझे समझने वाला पर्सन चाहिए जो मुझे वो इक्वालिटी दे, मुझे वो फ्रीडम दे, मुझे वो ऐसे ट्रीट ना करे कि मैं उसकी नौकर हूँ, या मुझे वो इक्वालिटी ना मिल पाए। तो बस एक इस पॉइंट पे मैंने अपने पापा को बोला था कि पापा मैं कर लूँगी मैनेज, और वो ट्रस्ट मेरे पापा कर पाए मुझ पे, और उनको बिलीव था कि हाँ भाई ये मैनेज ये कर सकती है क्योंकि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है और उसके अंदर वो स्किल्स हैं कि ये मैनेज कर ले। आपकी जर्नी से फिर ये बहुत सीखने वाली बात है आजकल की यंग लड़कियों को कि पहले कैसे खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। अभी इसी से मिलता, मतलब नॉट मिलता जुलता, बट ये जैसे लंबी जर्नी थी, काफ़ी बैक एंड फोर्थ आपके डायलॉग्स हुए, काफ़ी बातचीत हुई, शायद इसको सालों लगे सबको एक पेज पे आने के लिए। तो इस पूरी जर्नी में कभी आपने ऐसे बहुत डिस्करेज्ड फील किया है कि बिल्कुल आप बस छोड़ देती हूँ सब कुछ, अब जो कह रहे हैं वो कर लेती हूँ ऐसा? और अगर ऐसा हुआ तो आपने उसको कैसे मैनेज किया? व्हाट हेल्प्ड यू टू कम आउट ऑफ इट? और वो फेस कैसा था और आपने उस फेस से क्या सीखा? इसको मतलब 3 साल लगे थे। तो 3 साल में ऐसा हुआ था, डीमोटिवेशन भी हुआ था, तो ये लग रहा था कि कुछ हो नहीं रहा अभी आगे, तो क्या करना है अब। तो ऐसे में मेरे को जो चीज़ हेल्प करी वो थी बात करना लोगों से। मैंने ना अपने मेंटर जैसे लोगों से काफ़ी बात करी इसके बारे में। डिफरेंट फोरम्स में मैं इसको रखती थी, एक्सप्रेस करती थी कि मेरा ये चैलेंज है। एंड कोइंसिडेंटली उस टाइम पे ऐसे ऐसे स्पेसेस मेरे लिए क्रिएट हुए जहाँ पे मैं अपने चैलेंजेस को, लाइफ में कहाँ स्टक हूँ उसको रख पाऊँ। तो वहाँ पे मैंने रखा, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि यूनिवर्स में जा रही है ये, जो भी मैं बात कर रही हूँ सबसे, उनसे सुन रही हूँ, तो यूनिवर्स के पास जा रहा है, अब कुछ होगा।
है ना, तो वो बात करना मुझे काफ़ी मदद करता था क्योंकि मुझे मोटिवेट करते थे लोग, मुझे सपोर्ट मिलता था, एक इमोशनल सपोर्ट होता है, तो वो मुझे मिल पाता था उनसे बात करके। और टाइम, वो सब कहते थे कि टाइम दो, हील करो और अपने एफर्ट्स लगाते रहो। और उसके साथ साथ ये भी हुआ था कि मैंने अपने नेटवर्क में मोस्टली मंजिल का ही नेटवर्क था, जिसमें लोगों से बात करी और वो आते थे मेरे पेरेंट्स से बात करने के लिए घर पे, मेरे भाई से बात करी, मेरे पापा से बात करी, मेरी मदर की तरफ से नहीं था इतना, मेरे फादर की तरफ से ही था, तो उनसे बात करी। तो उनकी एक्सेप्टेंस, ओपननेस को और करने के लिए ओपन की, वो बात इस पे सोचें और देखें कि उनकी जो बेटी चाहती है, जिसमें उसकी खुशी है, उसके साथ क्या वो आगे बढ़ सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली करी, जिस वजह से ये हो पाया। इससे जो मेरी लर्निंग हुई, उसमें बिगेस्ट लर्निंग ये थी कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है, जो आज के टाइम में मुझे बहुत मिसिंग लगते हैं, क्योंकि सबको जल्दी जल्दी चाहिए सब चीज़ें पोस्ट पेंडेमिक। लेकिन उस टाइम पे बहुत, मतलब 3 साल देना इसी चीज़ को कि अपने पेरेंट्स के साथ डायलॉग करना और लोगों से बात करना, इसको टाइम देना और भाग के नहीं चले जाना, शादी करना। इसमें भी मैं बोलूँगी कि मेरी एक वैल्यू भी है कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पेरेंट्स ने जो इतना स्ट्रगल किया, मेरे को, हम सब सिबलिंग्स को इतना बड़ा करने में बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, उनको मैं इतनी केपेबल हो गई कि मैं अब उनको सपोर्ट कर सकती हूँ, मैं उनको छोड़ के भग जाऊँ, राइट, और उनकी रिस्पेक्ट ना करूँ, तो वो वैल्यू को भी मैं जीना चाहती थी। और एक ये भी वैल्यू थी कि मैं जो चाहती हूँ वो मुझे करने दिया जाए। तो दोनों वैल्यूज़ को कैसे मैं उनकी भी संभालूँ और अपनी भी संभालूँ, उसका एक कॉन्ट्रोडिक्शन ना हो, वो मैं करने की कोशिश कर रही थी। तो पेशेंस मैं बोलूँगी बहुत चाहिए इसमें। थैंक यू दी। आपने मतलब बिल्कुल सही बात बोली। आज की जनरेशन, जेन जी, जेन अल्फ़ा, आजकल थोड़ा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का दौर है। तो आपसे सीखने वाली चीज़ें बहुत सारी हैं, और कि इसको मैनेज कैसे करा आपने, बहुत सारी और चीज़ें। बट इन सारी चीज़ों को अब हम नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू मदी, थैंक यू सो मच। सी यू ऑल इन अनदर एपिसोड विद उमा दी।